लेकिन कुछ दिन बाद जब प्रदेश कार्य समिति की सूची तय होती है और उसमें मेरा नाम आता है, तो मैं खुद आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि मेरा नाम अचानक प्रदेश की सूची में। और 1 घंटे बाद जब सूची आई तो मैं खुद आश्चर्यचकित हुआ कि सीधे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। जी। इस सतना में कोई नया सांसद बनेगा और लोगों को उम्मीद थी कि आपको सांसद की टिकट दी जाएगी। उसके बीच में महापौर की टिकट आपको कर दी गई। उस बीच में आप कैसा सहज और असहज कैसा महसूस किया आपने? अगर मैंने महापौर के लिए भी टिकट नहीं मांगी और मुझे ऐसा लगता है, मैं आज कह सकता हूँ कि महापौर जैसे महत्वपूर्ण दायित्व देकर पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय किया है, क्योंकि पिछले 3 साल की यात्रा महापौरी के भी 3 साल हमारे 2 महीने बाद पूरे होंगे। अगर कुछ ऐसा अनुभव हो जो आपको कॉलेज लाइफ का हमेशा याद आता हो, वो हमसे साझा करें। सतना नगर निगम में जो विगत महापौर थे, उनसे बिगड़ के आपने ऐसा कौन सा कार्य किया जो आपने स्वयं अपने विचार से सोचा और नया ऐसा कार्य किया जो सतना को सौंप? प्री वेडिंग शूटिंग भी होने लगी है, ऐसा पहले वहाँ नहीं था। नगर वन की बात करिए, नगर वन में पहले बैम्बू का मतलब गार्डन था, जंगल था। आज हमने उसको इस रूप में डेवलप कर दिया है कि वहाँ पर एक स्लाइडर लगा दिया है, जिप लाइन जिसको बोलते हैं। मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आइए आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलवाएंगे जिस शख्सियत के बारे में सतना जिला में बार बार नाम लिया जाता है। अभी हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनका आपको एक परिचय, छोटा सा संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं। सतना के महापौर योगेश ताम्रकार। राजनीतिक दौर इनका कब और कैसा, जो विगत वर्षों से जानकारी के अनुसार हमने जो जानकारियां साझा की हैं उस पे आधार पर ये संघ की नर्सरी से आए और निश्चित तौर पर यह माना जाता है कि संघ के लोग कर्तव्य निष्ठा पर विशेष ध्यान देते हैं। विगत दिनों में भी ये चर्चा थी कि योगेश ताम्रकार अब अपने समय के बहुत ही पाबंद आदमी है। अगर किसी को उन्होंने कहा कि 10 बजे तो मतलब 10 बजे। तो ऐसे महापौर सतना के योगेश ताम्रकार जी से आइए हमारी आज कुछ बातें होती हैं, कुछ जनता के मुद्दे के सवाल और कुछ खास बातें। देखिए सर, नमस्कार। मैं उमेश गौतम जी। आज चूंकि आप सतना के प्रथम व्यक्ति हैं और महापौर हैं, तो आम जनता के सवालों के बारे में जानना और समझना हमारा प्रथम दायित्व होता है। पर उसके पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप उद्योग क्षेत्र से आते हैं, सतना में आपके कई औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं। उसके बाद भी कब से आपके अंदर राजनीति में आने का, और राजनीति में क्यों आए, और राजनीति में आने का कारण क्या था, ये थोड़ा सा बताइए। बहुत सीधा सवाल आपने पूछ लिया है। वास्तव में मुझे ध्यान में नहीं है कि मैंने कभी राजनीति में आने की कोई इच्छा व्यक्त की हो। आपने बताया मैं संघ पृष्ठभूमि से हूँ, लगभग 25 साल तक लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई दायित्वों में मैं रहा और संघ की जो ट्रेनिंग होती है 3 साल की, वो मैंने सन 82 में पूरी की। उसके बाद लगातार कई दायित्वों में रहा। 25 साल के बाद मुझे विद्या भारती में दायित्व मिले, शिशु मंदिर योजना में, उसमें कई दायित्वों में रहा। और लगभग 12 साल पहले मुझे भारतीय जनता पार्टी के कुछ जिम्मेदारियां दी गई, जिसको मैंने जिम्मेदारी करके और फिर छोड़ दिया कि अब मेरा काम पूरा हो गया है। लेकिन कुछ दिन बाद जब प्रदेश कार्य समिति की सूची तय होती है और उसमें मेरा नाम आता है, तो मैं खुद आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि मेरा नाम अचानक प्रदेश की सूची में, वो भी प्रदेश कार्य समिति सदस्य स्टेट वर्किंग कमेटी में मेरे को लेना, ये मेरे लिए भी थोड़ा सा आश्चर्य का विषय था। और वहां से मेरी शुरुआत लगभग 12 साल पहले से होती है। जो काम पार्टी ने दिए, लगभग 15 जिलों का मैं जिला प्रभारी, अलग अलग कार्यक्रमों के प्रभारी के रूप में मैंने काम किया है। अगर मैं रीवा जिले के कई विधानसभा की बात करूं, सीधी की बात करूं, पन्ना की, छतरपुर की, अनूपपुर की, शहडोल की, ऐसे बहुत से जिलों में, इधर कटनी, जबलपुर तक में मेरे को प्रवास करने के लिए भेजा पार्टी ने। मुझे जो काम दिया कि मैंने किया। उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी भाई साहब की जब टीम बनी, तो भी मुझे नहीं पूछा गया, न बताया गया। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का फोन आया, योगेश जी मैंने आपको अपनी टीम में लिया है, तब भी मुझे नहीं बताया कि क्या दायित्व दिया है। और 1 घंटे बाद जब सूची आई तो मैं खुद आश्चर्यचकित हुआ कि सीधे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। मेरे लिए बहुत सुखद संयोग था। और मैंने 3 साल तक
प्रदेश उपाध्यक्ष का कार्यभार देखा, अपना जो भी मेरे से बन सका मैंने प्रयास किया। और फिर जब सतना महापौर की टिकट की बारी आई, उसमें भी मेरे लिए चौंकाने वाला विषय था। मेरी ओर से कभी कोई इच्छा व्यक्त नहीं की गई और उसमें भी मुझे महापौर की टिकट दी। जब आपको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, तब सतना की जनता को एक और उम्मीद जगी जी कि सतना में कोई नया सांसद बनेगा और लोगों को उम्मीद थी कि आपको सांसद की टिकट दी जाएगी। उसके बीच में महापौर की टिकट आपको अधिकृत कर दी गई। उस बीच में आप कैसा सहज और असहज कैसा महसूस किया आपने? नहीं, असहज होने का तो सवाल ही नहीं हाँ। उठता, क्योंकि अगर मैंने इच्छा व्यक्त की हो हम्म, और मुझे वो चीज न मिली हो तो मैं असहज हूँ। अगर मैंने महापौर के लिए भी टिकट नहीं मांगी और मुझे ऐसा लगता है, मैं आज कह सकता हूँ कि महापौर जैसे महत्वपूर्ण दायित्व देकर पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय किया है, क्योंकि पिछले 3 साल की यात्रा महापौरी के भी 3 साल हमारे 2 महीने बाद पूरे होंगे। मुझे लगता है कि शहर में बहुत सारे काम हैं जिनकी आवश्यकता थी। पूर्व महापौरों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं ये मान के चलता हूँ कि मैंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो अभी तक शहर में नहीं हुए, तो ये मेरे सौभाग्य की बात है। तो महापौर का टिकट मिला और उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। सर, एक सवाल और थोड़ा सा, कॉलेज लाइफ में भी थे आप, कॉलेज लाइफ में राजनीति का क्या दायित्व रहा और कुछ ऐसा अनुभव हो जो आपको कॉलेज लाइफ का हमेशा याद आता हो, वो हमसे साझा करें। कॉलेज लाइफ में मैं राजनीति में नहीं था, उस समय संघ का पक्का स्वयंसेवक था। रोज शाखा जाना, समय से शाखा जाना, संघ के दायित्व निर्वहन करना, संघ के प्रवास करना। इसलिए उस समय कॉलेज में राजनीतिक या कॉलेज की राजनीति मैंने कभी नहीं की। एक अच्छा ग्रुप था, विद्यार्थियों का ग्रुप मेरे साथ बहुत बड़ा था, क्योंकि संघ में विद्यार्थियों को जोड़ना एक बहुत शुरुआती दौर का विषय रहता है। इसलिए कॉलेज की राजनीति मैंने नहीं की। कॉलेज की राजनीति में आपका कोई योगदान नहीं था, उस समय केवल संघ के साथ आप जुड़े थे और संघ के दायित्वों का निर्वाह करते थे। ये परिचय है इनका। अब आइए सर बात करते हैं, चूंकि आप सतना के महापौर हैं, तो सतना की व्यवस्था के पूर्ण दायित्व का भी आज अधिकार आपको है जी। और आम जनता का ये हक बनता है कि आपसे सवाल करे और उस आम जनता के सवालों को हम आपसे करना, हम अपने माध्यम से जनता के सवालों को आपसे पूछना चाहते हैं। जी। उन सवालों में हमारा पहला सवाल है कि सतना स्वच्छता सर्वेक्षण में ऊंचाइयां पाए, अच्छे नंबर पे आए, उसने आपने क्या कदम उठाया? देखिए, जो स्वच्छता का विषय है किसी भी शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बल्कि मैं कहूँ सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जब मैं महापौर बना और मैंने जानकारी ली तो मुझे पता लगा कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक एजेंसी है रेमिकी, वो सतना नगर निगम ने नहीं, मध्य प्रदेश शासन ने उसका निर्धारण किया, टेंडर के हिसाब से उसको काम मिला और 45 वार्डों की सफाई की जवाबदारी उनकी थी। मैं एक छोटा सा फिगर आपको बताता हूँ, उससे स्वच्छता का एक डाटा ध्यान में आएगा। जब मैं महापौर बना और मैंने डिटेल जानने का प्रयास किया तो ध्यान में आया कि रेमिकी कंपनी 45 वार्डों में लगभग 90 टन कचरा प्रतिदिन उठाती थी। और मैंने जब खोजबीन की तो ध्यान में आया कि ये पर्याप्त नहीं है और मैंने उस व्यवस्था को और सुचारू रूप से चलाने के लिए बैठकर प्लानिंग की। आज की डेट में 150 से 160 टन कचरा प्रतिदिन सतना नगर निगम से उठता है। ये 90 से 150-60 होना कचरा है तभी तो निकल रहा है, कम उठ रहा था इसलिए उठ रहा है। तो मुझे लगता है कि स्वच्छता में जो काम इस लाइन पे होना चाहिए उसमें सुधार मैंने किया है, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरा सवाल है कचरा के विषय हमारा, वार्डों में नियमित कचरा उठाने का अपना क्या व्यवस्था और कितनी निगरानी, और इस निगरानी को कौन कौन देख रहे हैं जो इस पे गहन नजर बना के रखते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। रेमिकी कंपनी के पास लगभग 48 छोटी गाड़ियां हैं जो कचरा कलेक्शन करती हैं। सबसे पहले जब मेरे पास विषय आया गाड़ी नहीं आती तो मुझे लगा कि ये महापौर का काम है क्या, गाड़ी कचरे की नहीं गई। तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा, फिर मैंने बैठकर प्लानिंग की। 45 वार्ड 48 गाड़ी, एक गाड़ी एक वार्ड में रोज जाएगी, उसका गाड़ी का नंबर, उसके ड्राइवर का नाम और नंबर, उसके सुपरवाइजर का नंबर मैंने सूची बनवाई और पार्षदों को डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। कोई एक गाड़ी बिगड़ती है तो 3 स्पेयर गाड़ी है, वो गाड़ियां रिप्लेसमेंट में जाएंगी। मुझे बताते हो प्रसन्नता, जिस दिन से मैंने व्यवस्था बनवाई आज तक 2.5 साल हो गए व्यवस्था बनाए, मेरे पास एक फोन इसके लिए नहीं है कि गाड़ी नहीं आई।
क्योंकि पार्षद के पास गाड़ी नंबर, गाड़ी का ड्राइवर नंबर, मोबाइल नंबर, नंबर 1, नंबर 2, हर गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है। वो इधर उधर भाग के बेईमानी नहीं कर सकता। हर गाड़ी में ट्रैकिंग हो रही है, जीपीएस सिस्टम से उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारी स्वच्छता व्यवस्था पहले से बहुत अच्छी है। अब सर हमारा दूसरा सवाल है जो वर्तमान समय में पूरे सतना में छाया हुआ है, सड़क और सीवर लाइन से संबंधित सवाल है हमारे। क्योंकि वर्तमान में सीवर लाइन का काम चालू है, उस पे लोग कई तरह की बातें करते हैं, उनसे निकल के जो सवाल आए हैं उन सवालों पे हम आपसे बात करते हैं। हालांकि सतना में बहुत सारे पिछड़े एरिया हैं जिनमें बेहतर सड़क का प्रावधान हुआ है, हमने भी देखा है, पर इसके अलावा भी शहर में बहुत कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे अभी सड़क नहीं है और लोग परेशान है, जर्जर व्यवस्था। उसके लिए आपका क्या प्लान है? देखिए, ये सवाल जब से मैं महापौर बना और मैंने सीवर लाइन के काम में तेजी लाया, मैं आपको छोटा सा आंकड़ा फिर बताता हूँ। जब मैं महापौर बना उसके 5 साल पहले सीवर लाइन प्रोजेक्ट आया था, अब 8 साल हो गए हैं। मेरे आने के पहले 5 साल में मात्र 70-75 किलोमीटर सीवर लाइन पड़ी थी। मेरे आने के बाद आज 298 किलोमीटर पड़ी है। 5 साल में 70-75 किलोमीटर और 3 साल में लगभग 300 किलोमीटर, कई गुना आंकड़ा जाता है। ये एक ऐसा आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं जो रिकॉर्डेड है। आप कहेंगे इतने किलोमीटर सीवर लाइन पड़नी है, तो वो फिगर मैं आपको बताना चाहता हूं। जब मैं कभी भी चर्चा करता हूं लोग आश्चर्य करते हैं। 492 किलोमीटर सीवर लाइन नगर निगम के अंदर पड़ना, 492, तो बहुत लंबा। आप सतना से भोपाल तक चले जाइए, इतनी लंबी लाइन, तो सही बात। अब इसमें तो हमने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा है, कोई सोच ही नहीं सकता। मेरे तो जिस समय मैंने सुना, बैठ के प्लान देखा, तो मैं खुद आश्चर्यचकित हुआ। ध्यान में आया कि अगर आपको किसी भी शहर को गंदगी से बाहर करना है तो उसके लिए सीवर लाइन ही एकमात्र उपाय है। और मैं इसको 100 बार कह चुका हूं, सीवर लाइन किसी भी शहर की लाइफ लाइन है। वो इसलिए है कि आज आपके घर का सेप्टिक टैंक का ओवरफ्लो वो आप अपने घर के सामने नाली में डालते हैं या पीछे डालते हैं, आजू बाजू डालते हैं, और कहाँ ले जाएंगे? अब वो नाली में बह गया तो ठीक, नहीं बहा तो वही बजबजा रहा है, वही गंधा रहा है, वही काला पड़ गया, वही बदबू दे रहा है, वही मच्छर पैदा कर रहा है। सीवर लाइन पड़ने के बाद हर घर के सेप्टिक टैंक का कनेक्शन सीवर लाइन में हो जाएगा। मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं अहमदाबाद गया था ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस में। वहां अहमदाबाद शहर घुमाया गया। 200 साल पुराना अहमदाबाद हम लोग देखे हैं। हम लोग गए तो घर तो 200 साल पुराने दिख रहे थे, लेकिन सड़क, नाली, इलेक्ट्रिसिफिकेशन लगे ही नहीं कि वो पुराना शहर है। तो बताया गया कि यहाँ पर जो नालियां थी बजबजा रही थी, वो सभी नालियां सीवर लाइन पड़ के पानी उसमें जाने लगा। जहां पर नालियां थी उनको भाट के सड़क चौड़ी कर दी गई, 4-5 फीट इधर, 4-5 फीट इधर। तो 20 फुट की सड़क अगर 30 की हो गई और नाली खत्म हो गई तो सड़क की चौड़ाई बढ़ गई, सड़क की चौड़ाई बढ़ गई और लोगों को सुविधा हो गई, बदबू, काला भी सब खत्म हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि सीवर लाइन में दिक्कत तो आएगी। मैं तो यहां तक कहता हूं कि कुछ राजनीतिक व्यक्ति जिन्हें सीवर लाइन की समझ है, वो लोग सीवर लाइन में हाथ नहीं लगाते, क्योंकि अगला चुनाव हार जाएंगे। इतना कठिन विषय ये तो है। जैसे वर्तमान समय में बिल्कुल सच बात है कि सीवर लाइन लाइफ लाइन है, और लाइफ लाइन को सुधारने में और लाइफ बनने में जिस तरह संघर्ष जीवन का करना पड़ता है, उसी तरह शहर को संघर्ष करना पड़ रहा है। पर एक बड़ी समस्या जो वर्तमान में आ रही है, जैसे पूरे शहर में जल भराव की समस्या आ रही है। लोग कहते हैं सड़कें ऊंची कर दी गई हैं, इसके लिए जल भराव की समस्या आ रही है। तो क्या इस जल भराव से निपटने के लिए अपना कोई स्थायी प्लान बन रहा है, या स्थायी कोई कार्य किया जाएगा जिससे शहर के जल की निकासी की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके? देखिए, 2 तरह का जल होता है। एक होता है सीवर में जो जा रहा है, घर का, लेट्रिन का, सेप्टिक टैंक का, नहाने धोने का। इसके लिए तो कोई नाली और सीवर लाइन ये पर्याप्त उपाय है, उसके लिए जरूरत नहीं। लेकिन जैसे पिछले 15 दिन में जितनी बारिश हुई, बरसात, मेरे पास आंकड़े हैं। अभी मैं एक दिन कार्यक्रम में गया था तो कलेक्टर साहब से बात हो रही थी कि जून महीने में जितना पानी अभी तक गिर चुका है, ये अन्य सालों की तुलना में 4 गुना ज्यादा है। बिल्कुल। अब आप टीवी उठाकर देख लीजिए, मैं इसको सफाई नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं
तुलनात्मक दृष्टि से बता रहा हूँ। चित्रकूट का रामघाट डूबा है, दिल्ली का एयरपोर्ट डूबा है, बंबई की सड़कें लबालब भरी हैं, अहमदाबाद और सूरत जैसे डेवलप्ड शहर में कमर तक पानी है। जब भी बरसात का पानी अत्यधिक बरसेगा तो सड़कों में आएगा, घरों में जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये सिर्फ सतना के ऊपर लागू नहीं होता है, पूरे वर्ल्ड में लागू होता है। अभी अमेरिका में भी पानी सड़कों में 3 फुट बह रहा है, तो बंबई में भी, चित्रकूट में भी और सतना में भी दिक्कतें सबको आती हैं। नगर निगम का दायित्व है कि उस दिक्कत से जल्दी निजात दिलाना। ये बात बिल्कुल सही है। तो तुरंत जो उपाय हो सकते हैं, मैं तो स्वतः कई जगह जहां जल भराव होता है मैं जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अब हम आते हैं शहर में, जैसे गर्मियाँ आती हैं या पूरा समय रहता है तो पानी की समस्या होती है। शहर के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ टैंकर से पानी की सप्लाई भी होती है। तो इस किल्लत को हम कब तक पूरा दूर कर पाएंगे, या हर जगह हम अपना नल से जल पहुंचा पाएंगे? नगर निगम का इसके लिए कोई प्लान या कोई ऐसी विधा है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सोच है, विजन है कि पूरे हिंदुस्तान में हर घर नल से जल पहुंचाया जाए। उसी योजना के तहत सतना शहर में भी ये योजना चालू है। लगभग 90%, मैं बोल रहा हूँ 90% घरों में नल से जल प्राप्त हो रहा है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि हम 1 घंटा पानी औसत दे पाते होंगे। 1 घंटा, ये बहुत कम है। हालांकि अगर वेस्टेज न किया जाए तो ये पर्याप्त है। जितना आप सुविधा देंगे, लोग उसको बर्बाद करने में संकोच नहीं करते। नहीं तो ये आम जनता का भी दायित्व बनता है कि हमारा शहर है और पानी का उपयोग कम करें ताकि पानी की कमी नहीं हो। सड़कों में नालियां अगर जाम होती है तो कचरा शहरवासी ही फेंकते हैं। ये मेरा एक संदेश है शहरवासियों को भी कि सारा दायित्व प्रशासनिक नहीं होता, उस दायित्व में हम भी शामिल होते हैं क्योंकि हम उपयोगकर्ता हैं। तो उपयोगकर्ता को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि नालियों में कचरा ना फेंके और पानी का सही उपयोग करें। ये तो सही बात नहीं, लेकिन आपने जो सवाल किया नल से जल वाला, उसको मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ। जब मैं नगर निगम में आया उसके पहले 12 पानी की टंकियां शहर में थी, उनसे सप्लाई होती थी। वर्तमान समय में 4 नई बड़ी टंकियां बन के उससे सप्लाई चालू हो गई। जो पुरानी थी वो छोटी थी, अब जो बन रही है वो बड़ी बन रही है, और ये बनना है टोटल 18। मतलब अभी 2 टंकी का निर्माण चालू है। ये 18 टंकियां जिस समय पूरी की पूरी बन जाएंगी और उनको हम टंकियों को भरेंगे और टंकियों से पानी सप्लाई करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई समस्या नहीं आएगी। इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बताने वाली, मतलब मैं वो चीज बता रहा हूं जो आपके ध्यान में शायद नहीं होगा। टंकियों में जो पानी भरा जा रहा है वो पीएचई से जाता है फिल्टर होके। किस टंकी में कितने % पानी भर गया है ये ऑटोमेशन सतना नगर निगम में हो चुका है। कितने % पानी भरा है ये हमारे पास मेरे मोबाइल में है। मेरे मोबाइल में ऐप है, तो आपको जानकारी। जी हाँ, 1-2 बार तो ऐसा हुआ, लोगों ने आके कंप्लेन की, भाई साहब पानी आज सप्लाई नहीं हुआ। मैंने उनके सामने चेक किया, क्यों नहीं किया, मैंने उनको दिखाया, भाई साहब पानी इतने % भरा था और इतने बजे चालू हुआ। झूठ बोल रहे हैं। बोले नहीं भाई साहब, फिर लगता है परसों की बात है। मतलब पब्लिक किस प्रकार का जानबूझकर भी कुछ कंप्लेन करते हैं। 80% जेन्युइन प्रॉब्लम। बताने की बात यह है, ये जो स्काडा सिस्टम पूरे नगर निगम की पीएचई से कंट्रोल होती है टंकियां, जिस समय टंकी भर जाती है ऑटोमेटिक वो वाल्व बंद हो जाता है। ये ऑटोमेटिक व्यवस्था, जी हाँ, इसको स्काडा सिस्टम बोलते हैं। फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है सतना शहर में। पानी की टंकी भरेगी, 95% हुआ, पानी की सप्लाई उस टंकी की कट ऑफ हो जाएगी, और जब खाली होगी ऑटोमेटिकली वो मोटर स्टार्ट होकर पानी भरने लगेगा। इससे हमने बिजली की बचत कर ली, इससे हमने फालतू पानी जो ओवरफ्लो होता था वो बचा लिया। और हमारी पानी की किल्लत जो है गर्मी में, आप बोल रहे हैं कि आपने शायद टैंकर की बात की है, टैंकर कुछ क्षेत्रों में, सारे क्षेत्रों में। मैं आपको बताना चाहता हूं, गत वर्ष अगर हमने पूरे शहर को, उदाहरण के लिए बोलता हूं, 1000 टैंकर से पानी दिया होगा तो इस साल हम 200 से ऊपर नहीं गए। मतलब क्या हुआ कि हम टैंकर से पानी की सप्लाई हमारी धीरे धीरे कम हो रही है, और हम धीरे धीरे 100% घरों को नल से जल देने में कामयाब हो रहे हैं, सक्षम। अब दूसरी व्यवस्था शहर के अंदर
शिक्षा की होती है। तो हमारा पहला सवाल है, नगर निगम द्वारा संचालित स्कूलों की स्थिति क्या है और उस पे क्या नवाचार हो रहा है? देखिए, स्थिति के बारे में मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। आप बोलेंगे, आप खुद बोल रहे अच्छी स्थिति नहीं है। बच्चे वहां पर जो आते हैं वो सेवा बस्तियों के आते हैं, कोई बड़े आदमी का बच्चा तो नगर निगम में आता नहीं। एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन जो संख्या आना चाहिए वो आते नहीं है। ये कमी है जो मैं बता रहा हूँ। इसको सुधारने के लिए क्या हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, नगर निगम क्षेत्र में 7 सरकारी स्कूलों में 107 सिस्टम हमने लगाए हैं, जिनके कंप्यूटर के माध्यम से वहां 107 क्लासों में ये शिक्षा दी जा रही है। और इसके कारण से जो पढ़ाई का स्तर है वो एकदम सुधरा है। अब इसको मैं आपको और क्लियर कर दूं, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं जो 2000 से लेकर 4000 तक फीस महीने की चार्ज करते हैं, वो कहते हैं कि हम तो कंप्यूटर से क्लास चलाते हैं। उसमें करते वो यही है कि कंप्यूटर के सिस्टम से पढ़ाई कराते हैं और उसके बाद बच्चों को स्तर सुधारने का प्रयास करते हैं। अगर सरकारी स्कूल में भी हम यही कर रहे हैं और हम फीस नहीं ले रहे हैं सरकारी स्कूल में, तो हम पढ़ाई का स्तर तो वही देना चाहते हैं। तब तो 107 स्मार्ट क्लास, जिसको बोलते हैं स्मार्ट क्लास, हमने बनाई, पढ़ाई भी हो रही है। हो सकता है 10-25 स्मार्ट सिस्टम बंद हो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ 100% चल रहे हैं, 3 साल 2.5 साल पहले चालू हुए थे, लेकिन शिक्षा का स्तर उसके कारण से थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। अच्छा, ये जैसे शिक्षा में आपने स्मार्ट क्लास बनवाया, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाइयाँ शुरू की, पर बच्चे विद्यालय आए उसके लिए कोई नई व्यवस्था या किसी तरह की चर्चा या शिक्षाओं को कोई आदेश की भाई छात्रों की संख्या जोड़ी जाए, बढ़ाई जाए, इसके लिए क्या नगर निगम ने किया? सरकारी स्कूल के बारे में एक मान्यता है कि जब बरसात होगी तो ऊपर से पानी चुएगा, नीचे है तो जमीन में बिठाएंगे, सामने का ब्लैक बोर्ड है तो उसमें कुछ लिखने के बाद दिखेगा नहीं, इसलिए लोग बाग जाते नहीं। अब इसको मैं एक एक स्टेप आपको बताऊं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सुभाष पार्क में नगर निगम का स्कूल चल रहा है, मैं निवेदन करूंगा एक बार जाके देखिए। बिल्कुल। क्लासरूम नए हो गए हैं, रंग पेंट प्लास्टर कंप्लीट हो गया, बच्चों के बैठने के लिए हमने जो बेंचेस है वो नए खरीद दिए, स्मार्ट क्लास से पढ़ाई करवा रहे हैं, ग्रेनाइट की सीढ़ियां लगवाई हैं, सरकारी स्कूल नगर निगम, सतना की बात कर रहा हूं। ये सब एक प्रयास किया है। दूसरा, बच्चे आए इसके लिए सरकार भी एक प्रयास करती है, पूरे मध्य प्रदेश का विषय है, सिर्फ सतना का नहीं है। मध्याह्न भोजन, जिसको कि खाना बना के बच्चों को भोजन कराना, जिससे कि उनको एक लगाव रहे कि हमें टिफिन लेके नहीं जाना है और वहीं जाएंगे वही भोजन मिलेगा। ये सब व्यवस्था भी चल रही है। अच्छा, ये इस व्यवस्था के दौर पर बहुत सारी चीजें इस समय देखने में आ रही हैं कि जो मध्याह्न खाना बनाते हैं, पौष्टिक आहार बनाते हैं, वो बहुत कमियां करते हैं। तो क्या इसके लिए कोई सर्वे होता है अपने नगर निगम से, या आपने कभी मौके पे जाके कैसा खाना बनाते हैं और कैसा, इस पे कोई चर्चा करी? मैं अभी 10 दिन पहले भी गया था, स्कूल तो नहीं गया था, बस स्टैंड में जो हमारी दीनदयाल रसोई चलती है वहां भी गया था। आपके विश्वास राव सब्जी मंडी में है, वहां भी गया था। जो कोठी चौराहे में, वहां भी गया था। कुछ जगह ठीक मिला, कुछ जगह गड़बड़ मिला। तो हमारी पूरी टीम है, वो सिस्टम है, वो अपना टीम भी चेक करती है, बीच बीच में खुद जाकर चेक करता हूँ। अच्छा, नगर निगम क्षेत्र में क्या नगर निगम से कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई नए केंद्र खोले जाने की है योजना? नहीं थी। 9 हमने नए सामुदायिक भवन स्वास्थ्य केंद्र खोल दिए हैं, जिसको मोहल्ला क्लिनिक बोल सकते हैं आप, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है। और इसमें तो और एक जरूरी आपको ध्यान में डालना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरे मध्य प्रदेश में 750 संजीवनी क्लिनिक खोलने की राशि दी। मेरे महापौर बनने के बाद 9 संजीवनी क्लिनिक सतना नगर निगम में खोलना था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही, मध्य प्रदेश में सबसे पहले 9 क्लिनिक शुरू करने वाला जिला सतना नगर निगम, सतना नगर निगम। और उस बात को लेकर कई बार भोपाल में मेरे को कहा जाता है कि आपने सबसे पहले चालू किया। कई नगर निगम में तो अभी तक पूरी नहीं हुई है, हमारे यहाँ सबसे पहले प्रदेश में चालू किया। और एक वर्तमान में सवाल तैरता है कि रोजगार की समस्या है, कहीं भी हो पूरे देश में रोजगार की समस्या पे चर्चा होती है। तो क्या सतना नगर निगम स्थायी लोगों को, जो सतना के वासी हैं, उनके लिए, युवाओं के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था
या कोई ऐसा नया नवाचार जिससे उनको रोजगार मिले, ऐसा कोई प्रोग्राम करती है या करने वाली है? देखिए, ये बहुत जटिल सवाल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, यही एक ऐसा विषय है जिसमें मैं सहयोग लोगों का नहीं कर पाता हूँ। एक सेंट्रल की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में ये आंकड़े आए थे कि अगर 100 लोगों को नौकरी चाहिए तो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिला के सिर्फ 8 लोगों को मिलती है। ये डाटा है, ये मेरा मतलब भाषण नहीं है। इसका मतलब 92 लोग ऐसे हैं जो जॉब नहीं पाएंगे, भले उनका एजुकेशन बहुत अच्छा है या कम अच्छा है। नगर निगम में ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन अगर हम लघु उद्योगों को बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है कि ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है, ज्यादा लोगों को काम मिल सकता है। नगर निगम की एक सीमा है, लिमिटेशन है। मैं तो इसके उल्टा बोल रहा हूँ, मैं महापौर बना तो मैंने 150 लोगों के नाम नगर निगम के रजिस्टर से कटवाए, जिनके लिखे थे और ड्यूटी नहीं आते थे। तो ये भर्रेशाही थी, तो मैंने उसमें नाम कटवाए। तो इसलिए फिर भी जहां कहीं भी जरूरत पड़ती है तो आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से हम उनको नौकरी देते हैं, अब नहीं दे सकते। क्या नगर निगम जो स्थानीय रोजगारी हैं, व्यापारी हैं, इनके लिए भी कोई योजना या कोई सहयोग करने की बात, या नगर निगम के द्वारा इनको कोई सहयोग किया जाता है? देखिए, सवाल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सतना नगर निगम क्षेत्र के अंदर जो भी ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो व्यवसायी हैं। सतना शहर व्यावसायिक शहर के रूप में जाना जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो बाजार के व्यापारियों को आई जब हमने सीवर लाइन में पूरा शहर खोद दिया। आज की डेट में मैं कह सकता हूं कि लगभग 80 से 90% शहर की सड़कें हम बना चुके हैं। कुछ जगह बची है, बरसात आने के कारण से थोड़ा सा काम ढीला हुआ है। जैसे बरसात खत्म होगी या कम होगी तो उनको हम ये उपलब्ध करा देंगे। दूसरा, किसी भी शहर में अगर व्यावसायिक गतिविधि बढ़ाना है तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा देना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ये तीनों चीजें महत्वपूर्ण है। आज मैं ये कह सकता हूँ कि सतना नगर निगम क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी के मामले में हम बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। लोगों के फीडबैक भी अब पॉजिटिव आने लगे हैं। रेल कनेक्टिविटी सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है। सतना रेलवे स्टेशन बहुत पुराना है और कलकत्ता मुंबई मेन लाइन में होने के कारण से रेल कनेक्टिविटी अच्छी है। एयर कनेक्टिविटी को लेकर मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके सहयोग से और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री के मार्गदर्शन में सतना एयरपोर्ट भी चालू हुआ है। अब कोई बड़े उद्योगपति अगर आएंगे तो उनके लिए सतना एक उपयुक्त स्थान कहलाएगा। आवागमन का साधन आवागमन के साधन सुनिश्चित होंगे। अब अपन वर्तमान समय में एक चीज का बड़ा दौर चल रहा है सर, वृक्षारोपण का और हरियाली का, क्योंकि मानव की सांसें ऑक्सीजन से चलती हैं और ऑक्सीजन पौधों से मिलती है। इसलिए ये बहुत बड़ा विषय है और पूरे देश में इस पर चर्चाएं भी गहन हो रही हैं। हमारा जो इस पर पहला सवाल है, हरियाली बढ़ाने के लिए शहर के अंदर, नगर निगम क्षेत्र के अंदर वृक्षारोपण के लिए कौन कौन से अभियान चलाए जा रहे हैं? पिछले साल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया, एक पेड़ माँ के नाम। उस एक पेड़ माँ के नाम योजना में हमने मात्र 11,000 पेड़ लगा के और उनको जिंदा रखने की योजना बनाई। देखिए, मैं चाहूं तो नगर निगम के माध्यम से 1 लाख 2 लाख पेड़ लगवा सकता हूँ। वेस्टेज ऑफ मनी होगी अगर मैं उनको जिंदा नहीं रख पाया। गड्ढा कराओ, लेबर लगती है, पेड़ खरीद के लाओ, पैसा लगता है, पानी देना पड़ता है, लेबर लगेगी। मैंने 11,000 का टारगेट लिया और 15 अगस्त के दिन लगाने का लक्ष्य लिया। 154 संस्थाओं से हमने लगवाए। नगर निगम ने नहीं लगाया, नगर निगम ने लेबर प्रोवाइड की, नगर निगम ने गड्ढा कराया, नगर निगम ने पेड़ दिलवाए। ये प्रयोग हमने किया। उसका नतीजा ये होगा कि 11,000 के बदले हम 17,500 पेड़ लगवा सके। और आज मुझे बताते हो प्रसन्नता हो रही है कि 17,500 में 14,000 के आसपास जिंदा है। अगर हम 14,000 15,000 एक साल में जीवित रख सके हैं तो कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि सतना हमारा हरा भरा सतना दिखने लगेगा। बिल्कुल। एक चीज मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूँ, इस साल भी हमने 21,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य लिया है और हमने जनता से आह्वान किया है कि गड्ढा नगर निगम करा के देगा,
हमने मशीन खरीदी हम्म, गड्ढा करने की, पेड़ वाली छोटी छोटी, हाँ 1 मिनट 1.5 मिनट में एक गड्ढा हो जाता है। ठीक है। हमने पिछले साल 2 मशीन खरीदी, इस साल हम 5 और खरीद रहे हैं। हम्म, 5 जोन है, 5 जोनों में एक एक मशीन देंगे, तब तो हमें कई सारे पेड़ लगाएंगे। हम गड्ढा करा के देंगे, हम लोगों को पेड़ देंगे। पेड़ की योजना हमने इस बार अलग हटके बनाई है। हम्म, हमने अपने 45 वार्डों में नगर निगम के 12-12 लोगों की टीम बना दी है, हम्म, और वो 12 लोग एक एक घर में पेड़ लेकर जाएंगे हम्म, और वहां आग्रह करेंगे, ये पेड़ आपको आपके घर के सामने लगाना है। हम गड्ढा कर रहे हैं, पेड़ आपको दे रहे हैं, आप अपने घर के महिलाओं से हम्म, एक पेड़ माँ के नाम। इस बार है वुमेन फॉर ट्री, तो हम महिलाओं से ही पेड़ लगवा रहे हैं। तो हमारा तो हमें 21,000 से ज्यादा की योजना बना चुके हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे 45 वार्ड में हम 21,000 का लक्ष्य उससे ज्यादा लगा पाएंगे। हमारे शहर में बहुत पुराने तालाब थे, पुराने पार्क थे, इन पे नवीनीकरण कितना हुआ और कितने तालाबों में हुआ जिनको अपन सुंदर बनाए हैं, जानकारी चाहूंगा। आपने 2 विषय एक साथ पूछे हैं, एक पार्क और दूसरा तालाब। 72 पार्क ऐसे हैं नगर निगम क्षेत्र के अंदर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में, जिनकी बाउंड्री वाल, जिनमें गेट, जिनमें प्लांटेशन, जिनमें पैदल घूमने वालों की सुविधा और बच्चों के लिए झूले, ऐसे 72 पार्क हैं। कुछ वार्ड तो ऐसे हैं जिसमें 4-4, 5-5 पार्क हैं, पहले से हैं, उसको हमने डेवलप किया, आज भी मेंटेन है। लोग बाग मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक में वहाँ अच्छी खासी संख्या में जा रहे हैं। इसलिए 72 पार्क वो है। इसके अलावा बड़े बड़े कुछ पार्क अलग हैं, लाडली बहना पार्क अलग है और अन्य पार्क अलग हैं। तालाब वाला विषय तो इतना मैं गर्व से बताना चाहता हूँ, सतना शहर में 7 तालाबों को मैंने नए सिरे से जीवित कर दिया और एक अवार्ड नगर निगम सतना को पहली बार प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश में सतना नगर निगम को मिला है। उसमें 3 बिंदुओं पर सर्वे हुआ था, मैनेट की और पर्यावरण विभाग की टीम आई थी और उन्होंने सर्वे किया। सर्वे के 3 बिंदु में एक बिंदु था तालाबों का संरक्षण। उसमें 7 तालाब हमने जो बनाए, वो देखकर वो खुद आश्चर्य किए, इतने सुंदर तालाब बनाए हैं। दूसरा विषय था एसटीपी, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो हम सीवर लाइन में कनेक्शन कर रहे हैं। हमारे 10,000 से ऊपर घरों कनेक्शन हो गए, 3 एसटीपी बनना, एक एसटीपी चालू हो गया। उस एसटीपी को देख के वो लोग खुश हो गए, बोले इतना शानदार आपके शहर के अंदर ये व्यवस्था है। ऐसा एक है, अभी 2 और चालू होने वाले हैं। और तीसरा था प्लांटेशन। 3 बिंदुओं पर सर्वे हुआ था, तालाबों का संरक्षण, एसटीपी और प्लांटेशन। इस तीनों के कारण से पूरे मध्य प्रदेश में सतना नगर निगम को पहली बार पर्यावरण का पुरस्कार मिला। चलिए बधाई हो पर्यावरण की पुरस्कार की। और ये नहीं, ये पूरा सिर्फ मेरे को इसका क्रेडिट नहीं जाता, उसका क्रेडिट पूरी नगर निगम की टीम को, पूरी जनता को जाता है, जिनके सहयोग से मैं इतना कर पाया। और आपको और जानकारी दे दूं, अगले 1 साल में 4 और नए तालाब बना रहा हूँ। जितने ज्यादा हम तालाब बनाएंगे उतना वाटर लेवल हमारा इंप्रूव होगा और पानी की समस्या से शहर बचेगा, ऐसा मेरा मानना है। और सर, जैसे वर्तमान में युवाओं के खेलने का एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, युवा खेले कहाँ, स्पोर्ट्स कहाँ करें, इसके लिए क्या नगर निगम में कोई काम हुए हैं जो खेल के मैदानों का संरक्षण हुआ हो, खेल के मैदानों का डेवलप हुआ हो? अब 1 हफ्ते पहले मेरे पास 15 बच्चे आए थे। वो 15 बच्चों में 3-4 रीवा के थे और उनकी शिकायत ये थी कि आपने जो क्रिकेट का स्टेडियम बनवा दिया, उसका उद्घाटन जल्दी कराइए। ऐसा क्रिकेट स्टेडियम तो है ही नहीं आसपास, और वो रीवा से खेलने सतना आ रहे हैं। कहाँ पे बना है अपना स्टेडियम? इसमें मैं आपको बता दूं, एक है दादा सुखेन सिंह स्टेडियम, बिल्कुल, जिसका उद्घाटन हमारे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, हमारे सतना के माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने किया। उसमें 16 तरह के गेम हैं और सभी नेशनल स्टैंडर्ड के हमने बनवाए हैं। उसका उद्घाटन हो गया। वहां सवेरे कहते हैं 400 लोग रहते हैं, मैं 1-2 बार गया, 300-400 लोग युवा वहां गेम खेलते हैं। ये तो रहते हैं। दूसरा हमने चालू करने वाले धवारी का क्रिकेट स्टेडियम। क्रिकेट स्टेडियम में लाइटिंग भी कराई है, जिससे कि नाइट क्रिकेट भी हो सके। नीचे जमीन में घास लगाई है बाहर से मंगा के, पेवेलियन बनाया है, बैठने के लिए सीढ़ियां बनाई हैं। उसका उद्घाटन के लिए तैयार है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने समय मांगा है। इसके अलावा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लगभग 28 करोड़ रुपए लगा के, लगभग
वो 2 महीने के अंदर चालू हो जाएगा। और सतना को सौंप दिया आपने। सतना को ही सौंपा जाएगा और हाँ। सतना के युवाओं के लिए समर्पित हाँ। रहेगा, खिलाड़ियों के लिए समर्पित रहेगा। तो सतना में स्पोर्ट्स फैसिलिटी तो जितनी अभी अगले 3 महीने में मिल जाएंगी, तो रीवा संभाग की तो मैं गारंटी लेता हूँ कहीं नहीं है। जैसे आपने स्टेडियम बनवाए, वो स्टेडियमों के संरक्षण का, व्यवस्था का दायित्व और निराकरण कैसे होगा उसका? इस पर भी कई बहस होती थी कि भाई एक आदमी का आधिपत्य है। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने कलेक्टर साहब से बात की है कि जैसे दादा सुखेंद्र सिंह स्टेडियम है, वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के उसमें आता है, तो उसकी भी हम जितने स्पोर्ट्स हैं उतने तरह के एक्सपर्ट लोगों की टीम बनाएंगे। अब मैं बैडमिंटन खेलता हूं और मुझको आप क्रिकेट की टीम में डाल देंगे तो मैं उसकी बारीकी नहीं समझूंगा, कौन एक्चुअल खिलाड़ी मैं नहीं जानूंगा, जो एक्सपर्ट है वो उसका सिलेक्शन करेगा। इसी तरह आपका जो हमारा धवारी क्रिकेट का स्टेडियम है, अभी बीच में जांच टीम भी आई थी, जब काम चल रहा था कुछ विवाद हुए, तो उसमें विवादों से बचने के लिए मैंने, वो चूंकि नगर निगम की कस्टडी में रहेगा, तो मैंने ये तय कर दिया है, कमिश्नर को बता दिया है कि जिन्होंने सतना के खिलाड़ियों ने स्टेट लेवल खेला हो, रणजी खेला हो, नेशनल खेला हो, उनकी एक हम टीम बनाएंगे। वो टीम ही उसमें तय करेगी कि कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट वहां सीखेगा और कौन खेलेगा। उससे लाभ ये होगा कि वहां सिर्फ वही खिलाड़ी एंट्री ले पाएगा जो एक्चुअल खेलना चाहता है। दूसरी बात, जितने भी गेम हैं, अभी मैंने बताया रीवा से बच्चे खेलने आते हैं यहाँ पर, इतने अच्छा हमारे स्पोर्ट्स फैसिलिटी हैं। हमको नेशनल लेवल के कोच भी सतना में लगेंगे। अच्छा, देखिए अगर हम इस बच्चा खेलने को तैयार है, अगर उसको हम अच्छा कोच दे दिए, अच्छा ट्रेनर दे दिए, तो वो नेशनल लेवल में भी सतना के बच्चे जा सकते हैं। हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इसलिए उसके जो सिलेक्शन है बच्चे का, वो टीम करेगी जो उसके एक्सपर्ट हैं, कोई व्यक्ति, कोई एक संस्थान नहीं करेगी। और कोच बाहर से मंगाए जाएंगे, प्रयास यही है, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे सतना के बच्चों के लिए हम कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकें। और हमारा सवाल है, नगर निगम की बैठकों में निर्णयों की जानकारी आम जनता तक कैसे पहुंचाई जाती है? देखिए नगर निगम के बहुत से ऐसे निर्णय हैं जो इंटरनल होते हैं, उसके पब्लिक से सीधा कोई संबंध रहता नहीं, वो व्यवस्थागत निर्णय रहते हैं। कुछ सार्वजनिक निर्णय रहते हैं जो कि सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम प्रेस नोट बना के तुरंत जारी करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कोई ऐसा हिडन एजेंडा रहता नहीं है, सब कुछ सार्वजनिक रहता है, जो जिससे रिलेटेड विषय है उसको तुरंत जानकारी प्राप्त हो जाती है। हमारा ये आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल ये है कि सतना नगर निगम में जो विगत महापौर थे उनसे भी हटके आपने ऐसा कौन सा कार्य किया जो आपने स्वयं अपने विचार से सोचा और नया ऐसा कार्य किया जो सतना को सौंप रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए मैं कुछ चीजें आपके ध्यान में डालता हूँ। सभी महापौरों ने बहुत अच्छा काम किया, किसी की आलोचना करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। जिसकी जैसी सुविधाएं और संसाधन थे उस हिसाब से काम किया। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अभी पूछा पार्कों के बारे में, 72 नए पार्क बने। एजुकेशन के बारे में पूछा, हम स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ाई करा रहे हैं। आपने स्पोर्ट्स की जानकारी ली, स्पोर्ट्स में हम वो सुविधाएं देने में सक्षम हैं जो नेशनल लेवल की हैं, ये अभी चालू हो रही हैं। पर्यावरण के बारे में आपने पूछा, पर्यावरण को लेकर अभी हमको अवार्ड ही मिला है, पहली बार मिला है। बिल्कुल। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछे। इससे हटके मैं कुछ आपके ध्यान में डालना चाहता हूँ। सतना में पहले आपके घर में कोई मेहमान आए तो ये होता था कहाँ ले जाएं। बिल्कुल। आज मैं आपसे बता रहा हूँ, संतोषी माता मंदिर का जो तालाब है, आप जाकर देखिए, तबीयत खुश हो जाएगी। 1-1, 2-2 फुट की गोल्डन कलर की मछलियां वहां पर तैर रही हैं। सवाल मछली का नहीं है, सवाल यह है कि वहां पर अगर 500 आदमी इकट्ठा होकर देख रहा है और वो तारीफ कर रहा है सतना की, सतना का भी है बाहर का भी है, तो ऐसा पहली बार हुआ। आप अमौधा तालाब की बात करिए, इतना सुंदर बन गया, वहां पर कुछ शादियां भी अरेंज होने लगी हैं, शादियां भी होने लगी हैं, प्री वेडिंग शूटिंग भी होने लगी है, ऐसा पहले वहां नहीं था। नगर वन की बात करिए, नगर वन में पहले बैम्बू का मतलब गार्डन था, जंगल था,
आज हमने उसको इस रूप में डेवलप कर दिया है कि वहां पर एक स्लाइडर लगा दिया है, जिप लाइन जिसको बोलते हैं, जिप लाइन की सुविधा कर दी है, बच्चे वहां जाके एंजॉय कर रहे हैं। लेक नेक्टर की मैं फोटो आपको अलग से शेयर करूंगा। मुझे ही कई बार लगता है इतना सुंदर है वो लेक नेक्टर। लोग बाग बाहर से आ रहे हैं, शादियों के लिए बाहर से वहां प्रयास कर रहे हैं। इन सब के अलावा मैं कुछ ऐसी चीजें आपके ध्यान में डालता हूँ जो सतना में हुई हैं। अगर मैंने आपको बताया कि हमने मध्य प्रदेश में सबसे पहले नव संजीवनी क्लिनिक चालू की, तो कायाकल्प के माध्यम से माननीय शिवराज जी ने कुछ सड़कों का निर्माण हो उसके लिए अलग से फंड दिया। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे पहले सतना ने कायाकल्प के माध्यम से सड़कें बनवा दी, पूरे मध्य प्रदेश में। अगर मैं कहूं गरीब के आवास की बात करता हूं, जब मैं आया था 3 साल पहले तो मात्र 350 लोगों को आवास मिले थे। आज 2350 लोग गरीबों को उनका खुद का आवास मिल गया है। पहले 18 करोड़ रुपया उस ठेकेदार का पेंडिंग था, आज की डेट में कितना पेंडिंग है मुझे नहीं पता, लेकिन वो संतुष्ट है, उसको पैसा मिल रहा है, वो काम कर रहा है। हम गरीबों को मकान अलॉट कर रहे हैं, तो गरीबों के आवास की व्यवस्था हम कर रहे हैं। नल जल की बात आपको मैंने बताई दी। कुछ ऐसी सड़कें मैंने बनवाई हैं जो मुझे लगता है, मैं वर्षों से सोच रहा था कि अगर ये एक बाईपास बन जाता, उदाहरण के लिए वेंकट टू स्कूल है, वेंकट टू स्कूल से लेके जो गर्ल्स कॉलेज है, वहां मैंने सीमेंटेड एक बढ़िया चौड़ी रोड बनवा दी है। स्टेशन रोड में जाम लगता था, बहुत उस जाम से मुक्ति मिल गई। ये तो सही है सर, अपने 30-40 साल पुरानी डिमांड थी। अब आप वेंकट टू से ही सिमरिया चौराहा आयुष्मान हॉस्पिटल के सामने से रिवर रोड में कई बार जाम लगता था, हॉस्पिटल जाना है किसी को, जाम लगा है, कैसा करेंगे। वेंकट टू से लेके सिमरिया चौराहे तक पूरी सीसी नई रोड बाईपास बना दी। डाली बाबा में अगर चले जाएं, डाली बाबा मंदिर से लेकर टिकुरिया टोला तक 40 साल से वो रोड नहीं थी, 30-40 साल की बात कर रहा हूँ, वो सीमेंटेड रोड बन गई। अगर मैं डाली बाबा से गुरुकुलम स्कूल से बाईपास की बात करूं, वो एक नई रोड बना दी। लखन चौराहे से बाईपास को जोड़ने वाली रोड बना दी, विद्यापीठ को रोड बना दी। एक रोड तो 40 साल से भी ज्यादा पुरानी है, मतलब मैं जाता हूं तो मुझे अंदर से खुशी होती है। पतेरी से लेकर और महादेवा तक क्रिस्तुकला स्कूल के सामने ये रोड लगभग 25 फीट चौड़ी और लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी। ये सतना शहर को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ती है, वो सीमेंटेड रोड बन गई। ऐसी 250 किलोमीटर सड़कें सीसी पेवर ब्लॉक की अलग और इसके लिए बनाई गई। अगर मैं बस स्टैंड में लूटल कैफे की बात करूं, तो मध्य प्रदेश का तीसरा, हिंदुस्तान का 6वां लूटल कैफे है। आप 10 रुपए दीजिए, वहां पर पीपीपी मॉडल में, नगर निगम के 1 रुपया नहीं लगाया, पीपीपी मॉडल में 10 रुपए दीजिए, आप लेटरिन बाथरूम यूज करिए, 1 कप चाय पीजिए, 10 रुपए में आप चले जाइए। लेकिन एक मामले में वो हिंदुस्तान का पहला है लूटल कैफे, उसमें हमने ईवी चार्जिंग स्टेशन भी लगवा दिया, उसका एक्स्ट्रा चार्ज है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आ गया है, 4 व्हीलर चार्ज करिए, ऑटो चार्ज करिए। ये सुविधा लूटल कैफे में सिर्फ सतना में है हिंदुस्तान में। अब एक और बात बताता हूँ, मैंने जब माननीय कैलाश जी को बताया, कैलाश विजयवर्गीय जी को, तो उन्हें भी अच्छा लगा। पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी अंडरग्राउंड पावर केबल नहीं लगी है। हमने सर्किट हाउस चौराहे से लेकर पार्क होटल तक, सिंधु स्कूल तक एक भी आपको बिजली खंभा सड़क में नहीं दिखेगा, एक भी ट्रांसफार्मर नहीं दिखेंगे। पूरी अंडरग्राउंड केबलिंग कर दी है, अंडरग्राउंड यूजी अंडरग्राउंड डक्ट बना के पावर केबल, और पावर केबल ऐसी कि अगले 20 साल तक उसमें कोई लोड बढ़े तो हमने एक्स्ट्रा केबल भी डाल रखी है। ये प्रयोग मध्य प्रदेश में इंदौर भोपाल में नहीं हुआ, हमने सतना में किया। कितने सारे मैं आपको उदाहरण बता सकता हूँ जो हमने सतना में लोगों से हट के किए। मैं पूर्व महापौरों से तुलना नहीं कर रहा हूँ, तुलनात्मक बात नहीं है, वर्किंग बात है। आज तक सतना में ये नहीं हुआ, और अभी मेरा कार्यकाल 2 साल बचा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसी सुविधाएं शहर में, मेला ग्राउंड मेरे को बनाना है, बजट में 3 करोड़ का प्रावधान कर दिया है। 2 प्रोजेक्ट मैंने मार्केट में लिए हैं जो रीडेंसिफिकेशन में मैं लूंगा। 1-1 एकड़ के शहर के बीच में प्लाट है, 1-1 एकड़ नगर निगम के, और वहां पर कबाड़ की तरह अभी आग लग गई थी तो हमारा फायर ब्रिगेड नहीं घुस पाया, घुस ही नहीं पाया।
हम उसको 4 मंजिल का नया मार्केट बना रहे हैं, 20 फुट चौड़ी रोड देंगे जिससे फायर ब्रिगेड भी घूमे, लोग बाग भी आराम से जा सकें, कल को कोई एक्सीडेंट हो तो बचा सके। अब मैं आपको फायर डिपार्टमेंट की बात करता हूँ। नगर निगम सतना का फायर डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश का पहला फायर डिपार्टमेंट है जिसको ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश का पहला है। हमारा फायर ब्रिगेड के माध्यम से पूरा वॉकी टाकी से लेस है। हर वहां के कर्मचारी के पास वॉकी टाकी है। 4 फायर स्टेशन बना दिए हमने अलग अलग शहरों में। कहीं भी आग लगे पहले एक ही जगह से दौड़े जाता था, बाजार में जाम लग गया, वो सायरन मार रहा, निकल ही नहीं सकता। 4 फायर स्टेशन बना दिए, अलग अलग गाड़ियां खड़ी, 2-2 गाड़ियां, वॉकी टाकी मैसेज आए, चारों तरफ से गाड़ियां दौड़ती। 8 मिनट का रिकॉर्ड है, 8 से 9वां मिनट पिछले 2 साल में नहीं लगा, मेरी फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच के उसने आग बुझाया। तो मुझे लगता है कि एक हमने हाइड्रोलिक फायर ब्रिगेड खरीदी है तो मध्य प्रदेश की चौथी है। 50 फीट तक कोई बिल्डिंग में मल्टीपल बनने लगे हैं, ऊपर आग लग जाए आदमी कैसे जाएगा? सीढ़ी में तो आग लगी है, हमारे पास हाइड्रोलिक फायर ब्रिगेड है। ऐसे कई प्रयोग हैं जो सतना में हमने करने का प्रयास किया है और आगे ईश्वर चाहेगा तो पब्लिक ने बड़े विश्वास से मुझे चुना था, तो मैं ये दावा भी करता हूँ और वादा भी करता हूँ कि मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा। थोड़ी दिक्कत सीवर लाइन में हुई है, वो सब काफी हद तक मैं उसको दूर कर चुका हूँ, जो थोड़ी बहुत है वो भी दूर हो जाएंगे। एक विगत दिनों में एक बहुत बड़ी समस्या थी शहर में। शहर के अंदर ही एक मारुति नगर है जहां अक्सर नाली और पानी के लिए आंदोलन हुआ करते हैं। आज वहां सड़कें बन गई हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि मुझे भी सोच के अच्छा लगता है। शहर के कुछ वार्ड ऐसे हैं जिनमें 10-10 किलोमीटर नई सड़कें बनी। अकेला मारुति नगर में 14 किलोमीटर सड़क बनी, 14 किलोमीटर एक वार्ड में। मैं पिछले बरसात में जब वहां पानी बरसा और भर गया तो मैं गया, घुटने तक के कीचड़ में मैं घुस के देखा तो मेरे को रोना आ गया। क्या ये लोग किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं? और आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि मारुति नगर की जितनी गलियां थी, शायद 1-2 बची हो तो मुझे ध्यान नहीं है। कुछ लोग आते हैं कि भाई साहब छोटा सा पैच छूट गया है, वो भी करवा दूंगा। मेन रोड है उसको करवा दूंगा। अच्छा, भरूत नगर आपने नाम सुना है? कोई बरसात नहीं थी पिछले साल के पहले जिसमें भरूत नगर एक बारिश में 10 बार जिसके घरों में पानी में घुसता हो, 10 बार। मैं कह रहा हूं आपको कि पिछली बरसात में, और अभी तो बरसात शुरू हुई है, पिछली बरसात में भरूच नगर में किसी भी घर में पानी नहीं घुसा। हमने उसके लिए जो शहर के बड़े नाले हैं वो बनाए। भरूच नगर में 4 बार मैंने सर्वे किया, खुद जाके मैंने देखा पानी आता कहाँ से, क्यों घरों में जाता है। तो एक आश्चर्यजनक बात आपको बताऊं, पटवारी रिकॉर्ड में नाला है ही नहीं है भरूच नगर के एंड पॉइंट में। अब आप सोचिए मैं किसका घर तोड़ के नाला बना दूं? उसका मैंने ऐसा तरीका निकाला, मेरे इंजीनियरों ने निकाला, हमने बैठ के निकाला। हमने बॉक्स कल्वर्ट सिस्टम से वहां पर 500 फुट लंबा नाला बनाया और जो पानी हमारा संतोषी माता और आपका वो महुआ बस्ती बिरला वाला था पूरा जो आता था, उसको हमने एक जगह से उस नाले में घुसेड़ा पानी को। बॉक्स कल्वर्ट कहाँ बनाया? जो सड़क थी उसको खोदा, उसके नीचे नाला कर दिया, ऊपर सड़क बना दी। 100 टन का ट्रक आप चढ़ा दीजिए, उसको खरोंच नहीं आएगी। इस तरह के जैसे रेलवे अंडरब्रिज बनाता है, ऐसा बॉक्स कल्वर्ट बना के हमने पूरे पानी को समेट उस नाले में डाल दिया और बाकी जगह नाला बना दिया। तो पानी की समस्या तो बड़ी प्रसन्नता है कि भरूच नगर के घरों में पानी नहीं घुसता। इतनी सारी बातें मैं बता सकता हूँ जो पहले कभी नहीं हुई। अभी एक और बात बताता हूँ, पन्ना नाका। पन्ना नाका मुझे लगता है कि 20 साल से हर बरसात में सबके घर में पानी घुसता है, जोरदार तरीके से। अगले 2 महीने के अंदर जीवन भर के लिए पानी की समस्या दूर कर दूंगा। उसका सर्वे कर लिया हूँ, वहां मैं खुद गया था, मेरे इंजीनियरों को लेके गया। एक तरफ जिधर घनी बस्ती है उधर नाली पर्याप्त बड़ी नहीं है, जिधर घनी बस्ती नहीं है, जब हम पन्ना जाए तो इधर से लेफ्ट हैंड पे नाला बहुत चौड़ा है, वो खाली रहता है। और दाहिने हाथ में जहाँ पन्ना नाका बस्ती है वहाँ भरा पड़ा है, कई हजार घर है, उधर नाला पर्याप्त नहीं है। मैं नेशनल हाईवे को क्रॉस करके पाइप डलवा रहा हूँ, टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, अगले 15 दिन में काम चालू करूंगा। उसके अगले 15 दिन में
पूरे आपका पन्ना नाका उमरी का पानी डाइवर्ट करके मैं लेफ्ट हैंड में डलवा रहा हूं, जिससे पन्ना नाका में उमरी में रहने वाले सभी घरों को पानी के भरने से छूट हो जाएगी, निजात मिल जाएगी। ये आज तक नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत से काम ऐसे हैं जो पहली बार हो रहे हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मैं कर पा रहा हूँ। बहुत अच्छा, धन्यवाद। आज हमारी मुलाकात हुई महापौर जी से और चर्चा हुई, आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।